तो हम अभी तक पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस चैप्टर। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हमने पढ़ा था, आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस कहां होती है हमने पढ़ लिया था। फोटोसिंथेसिस कहां होती है? ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट में कहां पर? मेसोफिल टिश्यू में। मेसोफिल टिश्यू में कहां पर? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर कहां पर? तो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आपका डायग्राम बनाकर बताए थे, आपका ग्राना और स्ट्रोमा, दो डायग्राम में दो पार्ट पढ़ाए थे आपको। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं। आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे आपका ये वाला पेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कितने तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व है? तो याद रखना, आपने कभी कोई प्लांट देखा है अपनी आंखों से? प्लांट्स को देखे होते हैं, प्लांट किस रंग के होते हैं, किस कलर के होते हैं? ग्रीन जनरल। ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर के होते हैं। क्या सारा ग्रीन एक जैसा ग्रीन होते हैं? सारे प्लांट सेम तरह के होते हैं? ग्रीन में भी सेम ग्रीन है या अलग अलग ग्रीन होते हैं? अलग 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 तरह के ग्रीन होते हैं। तो मतलब प्लांट्स में ग्रीन कलर जो है, प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो भी क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन कई तरह के पिगमेंट हो सकते हैं। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने वाले कई सारे पिगमेंट हो सकते हैं। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ये पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। नाम सुना है? क्लोरोफिल ए। पहला पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। दूसरे पिगमेंट का नाम है, प्लांट्स में जो पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो दूसरे पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल बी। कोई दिक्कत? तीसरा पिगमेंट, मेजर पिगमेंट से बता रहा है, जो बड़े बड़े, वैसे होते तो बहुत तरह के, हजारों तरह के पिगमेंट्स हैं प्लांट्स में, बट मेजर पिगमेंट्स के नाम बता रहे हैं। तीसरे पिगमेंट्स का नाम जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेजरली लिखा हुआ है, जेंथोफिल। जेंथोफिल। चौथे पिगमेंट का नाम बात करते हैं। चौथे पिगमेंट का नाम आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स, एक मिनट स्पेलिंग देख लें, CARO, कैरोटेनॉइड। ये चार तरह के पिगमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि मेजरली प्लांट्स में चार पिगमेंट्स मेनली होते हैं, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो याद रखना, आपने पढ़ा होगा बचपन से कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। याद रखिएगा कि चारों पिगमेंट्स आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से चार पिगमेंट है मेजरली? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। ये मेजर चार पिगमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस चलेगा। हाँ सर। हाँ, तो इतना समझ में आ गया। प्लांट्स में मेजरली चार पिगमेंट होते हैं, इनके नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। ये चार मेजर पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स के कलर को डिसाइड करते हैं। इनके कारण प्लांट्स के अलग अलग कलर होते हैं। क्लोरोफिल ए किस कलर का होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्लोरोफिल ए का कलर बताइए, तो आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है ब्राइट और ब्लूइश ग्रीन। कौन से रंग का? ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन। कौन सा ग्रीन? ब्लू साइड वाला ग्रीन। ग्रीन देखा है? ब्लूइश वाला ग्रीन देखा है आपने? ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन देखा है आपने कलर? तो प्लांट्स में ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल ए की वजह से। ब्राइट ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन नाम का पिगमेंट कलर देता है ये। क्लोरोफिल बी को देखा जाए, क्लोरोफिल कौन सा बी कौन सा कलर देता है? येलोइश ग्रीन। आपने येलो ग्रीन देखा है? ग्रीन में येलो ग्रीन। यस सर। तो येलो ग्रीन कलर कौन देगा? देखो, ग्रीन दो तरह के हो गए, ब्लूइश ग्रीन और येलो ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन देता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देता है आपका येलोइश ग्रीन। दोनों ही ग्रीन है, ये भी ग्रीन कलर दे रहा है, ये भी ग्रीन कलर दे रहा, लेकिन ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस है। ये ब्लूइश ग्रीन है और ये येलोइश ग्रीन है। कोई दिक्कत? नो सर। तो क्लोरोफिल कौन सा रहा है? क्लोरोफिल ए जो होता है ब्लूइश ग्रीन देगा और क्लोरोफिल बी जो है वो आपका येलोइश ग्रीन कलर देगा। तो ग्रीन के अंदर दो तरह के कलर हो गए। जेंथोफिल से कौन सा कलर होगा? जेंथोफिल येलो कलर का होता है। किस रंग का होता है? येलो रंग का। और कैरोटेनॉइड्स किस रंग का होगा? सोच कर आंसर दो, नाम में आंसर लिखा हुआ है।
नाम में ही आंसर है, दिमाग लगाना है, बस आईक्यू लगाना है। कैरोटिनॉइड्स का कौन सा नाम को पढ़ लो, नाम में आंसर लिखा हुआ है। ऐसे तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं भूषण, आईक्यू यूज करो, आईक्यू यूज करो, क्वेश्चन में आंसर है। ऑरेंज कैरोट ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ, कैरेट, कैरोटिनॉइड, कैरेट, कैरेट वर्ड से मिलकर बना है। कैरेट का कलर आपको याद है? कैरेट किस रंग का होता है? कैरेट का जो भी कलर होता है वही होता है आपका कैरोटिनॉइड का कलर। तो कैरोटिनॉइड का कलर होता है आपका कौन सा रंग होगा? येलोइश ऑरेंज, या ऑरेंज कह सकते हो, जो आपका येलोइश ऑरेंज कलर का जो कैरेट होता है, येलोइश ऑरेंज बोल सकते हो इस कलर को। ऑरेंज टाइप का कलर, येलो में ऑरेंज वाला, येलोइश ऑरेंज। आपने कैरेट खाया है, गाजर खाया है कभी? गाजर खाया है तो गाजर का रंग जो भी होता है वही कैरेट के कलर का होता है, यही गाजर के रंग का होता है। और इसलिए कैरेट के कलर का होने के कारण इसको कैरोटिनॉइड कहा गया है। कैरोटिनॉइड में का कलर कैरेट उस रंग का क्यों होता है? ऑरेंजिश कलर का, ऑरेंजिश कलर का, येलोइश कलर का कैरेट क्यों होता है? कैरोटिनॉइड की वजह से। समझ में आ गई बात? तो आपके रिपीट कर रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लिखा हुआ लाइन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल ए किस रंग का होता है, तो आंसर होगा ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का, कौन सा वाला ग्रीन? ग्रीन के अंदर साइड पूछे तो ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन, चले हाँ ठीक है ना, लेकिन ग्रीन कलर है ये ब्लू कलर नहीं है। आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल ए का कलर क्या होगा, ब्लू या ग्रीन, क्या आंसर होगा? ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन। हम ऑप्शन दो ही दिए आपको, हम आपको दो ऑप्शन दिए, ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी बोथ, सिर्फ ग्रीन। हाँ, तब ग्रीन ही बोलेंगे उसको। ग्रीन के अंदर साइड की बात कर रहे हैं, कौन सा साइड? ब्लूइश कलर का या ब्राइटिश कलर का। और येलोइश ग्रीन होता है क्लोरोफिल भी, जेंथोफिल येलो कलर का होता है, और कैरोटिनॉइड्स आपका जो होता है कैरेट कलर का होता है, कैरेट के रंग का। इस तरह ये चार पिगमेंट मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इन चारों पिगमेंट्स के मिक्सचर से जो कलर बनता है वही प्लांट का कलर होता है। इसीलिए किसी में ये ज्यादा होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में ज्यादा होगा। इन चारों का कॉम्बिनेशन से जो मिक्सचर ऑफ द कलर बनता है वही कलर की लीफ दिखती है। तो कोई कोई लीफ आपको देखे होगे ज्यादा ग्रीन दिखती, लाइट ग्रीन दिखती, डल ग्रीन दिखती, तो 50 कलर बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, इनका अमाउंट वेरी करके। इसीलिए प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, क्योंकि ये चारों पिगमेंट के बैलेंस की वजह से। कोई दिक्कत? सर नो सर। नो सर। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि चारों पिगमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस में? इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है। अभी हमको नहीं पता, मान करा तो पता भी है तो भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ये मालूम नहीं है हमें कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस में। चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है ये हमको अभी तक नहीं पता, मान लो 1 मिनट के लिए। सर ठीक है ना? अभी सुन, अभी आंसर मत दे देना वरना हम डांट देंगे। आंसर मत देना, हम अभी समझाना चाह रहे हैं। बता रहे बच्चा, सुन लो, 2 मिनट वेट करो। प्लांट्स के अंदर ये चारों पिगमेंट है कि नहीं है? है। चारों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर बनता है कि नहीं बनता? इसी कारण प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं कि नहीं होते? तो इसको इस लैंग्वेज में बोलो, या दूसरे लैंग्वेज में बात करें कि हमने प्लांट्स को तोड़ा, एक प्लांट की लीफ को तोड़ा। आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछे, एक प्लांट की हम लीफ तोड़कर लाए, बहुत सारी, ये प्लांट की लीफ है, ऐसी प्लांट की लीफ को तोड़कर लाए, मोटाल पिस्टर में डाल दिया। मोटाल पिस्टर देखा है किसी ने? ऐसे टाइप का ओखली टाइप का होता है मोटाल, और पिस्टल देखा है? ओखली जिसमें घर में पीसने का काम आता है, कोई चीज को पीसते हैं आयुर्वेदिक चीजों को। तो मोटाल पिस्टन में डालकर इसको अच्छे से पीस दिया, रस निकाल लिया इसका। निकाल सकते हैं इसका जूस, किसी प्लांट की लीफ लाए और मोटाल पिस्टन में इसको घिस घिस कर जूस निकाल लिया। अब इस जूस को जो आपका जूस निकल कर आ गया, ये रस निकल कर आ गया, मोटाल पिस्टन में रस निकल कर आया, इस जूस को पेपर क्रोमेटोग्राफी कराया गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, जिसमें क्या किया गया, ये आपका एक पेपर लिया गया, एक व्हाइट कलर का पेपर लिया जाता है, सेल्यूलोज का बना हुआ पेपर। ये पेपर लिया और इस प्लांट के जूस को 1 बूंद यहां रख दिया। कितने बूंद? 1 बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ इसको डाल देंगे, इस जूस को निकाल कर यहां डाल देंगे, और नीचे में कोई सॉल्यूशन डाल देंगे। इसमें यहां पर कोई सॉल्यूशन भर देंगे। ये देखो एक सॉल्यूशन भर कर रख दिए,
रख दिए, देख पा रहे हो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्या होगा, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको। तो कोई सॉल्यूशन भर दिया यहां पर नीचे में और उसमें पेपर डिप कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिया। देख पा रहे हो क्या किया हमने? Yes. कितना सॉल्यूशन भरा? सिर्फ यहां तक भरा, सॉल्यूशन यहां तक ही भरना है, इससे ऊंचा मत भर देना। इतनी ऊंचाई तक सॉल्यूशन भरा। अब बताओ पेपर के ऊपर ये वाला हिस्सा, पेपर पानी में डूबा है कि नहीं डूबा? सॉल्यूशन डूबा है कि नहीं डूबा? ये वाला हिस्सा पेपर का एक कॉर्नर पानी में डुबा दिया, दूसरा कॉर्नर पानी में नहीं डूबा है, तो बताइए ये कॉर्नर थोड़ी देर के बाद गीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा सर। मतलब सॉल्यूशन ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ये सॉल्यूशन जो काला वाला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो भी था व्हाटएवर, ये समय के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर तक चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा सर। Yes, sir. चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। और जब चढ़ेगा तो ये रास्ते से, जब रास्ते से चढ़ेगा तो साथ में इसको भी, इसके सॉल्यूशन को भी लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? इस सॉल्यूशन को, पेड़ के रस को भी अपने साथ चढ़ा कर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? और पेड़ का सॉल्यूशन थोड़ी थोड़ी दूर तक देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे ऐसे दिखेगा, अलग अलग रंग का। रिपीट कर रहे हैं, ये पेड़ का सॉल्यूशन भी चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने वजन के हिसाब से जो भारी होगा वो धीरे धीरे चलेगा, जो हल्का होगा वो जल्दी जल्दी चढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही? दौड़ रेस कराएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक साथ सभी स्पीड में, बराबर स्पीड में दौड़ेंगे या कोई स्लो कोई फास्ट होगा? कोई स्लो कोई फास्ट। तो देख सकते हो जो फास्ट होगा वो आगे तक चला आया, ये देखो, और जो स्लो था वो यहीं तक पहुंच पाया। बात समझ में आ रही? क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से सुनना ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आया एक बार सुनना। पेड़ की पत्ती लिए, उसको पीसे, रस निकाले, रस को एक बूंद कागज में चिपका दिए, पेपर में, एक पेपर में चिपका दिए, और पेपर में चिपकाने के बाद यहां नीचे एक सॉल्यूशन रखे, सॉल्यूशन पेड़ पर के ऊपर तक चढ़ेगा गीला करने के लिए, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं इस घटना को। कैपिलरी एक्शन के पेपर के ऊपर पानी चढ़ेगा, सॉल्यूशन चढ़ेगा, साथ ही साथ पेड़ के रस में साथ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ले जाएगा। और लेके जाएगा तो पेड़ के रस में क्या एक ही तरह का केमिकल है या बहुत सारे तरह के? क्या बहुत सारे। ये चारों पिगमेंट है कि नहीं है? यस सर। तो चारों पिगमेंट एक बराबर स्पीड से चलेंगे, इसके साथ साथ, रस के साथ साथ, सॉल्यूशन के साथ साथ, या कोई स्लो कोई फास्ट होगा? कोई स्लो कोई फास्ट होगा। कोई स्लो होगा कोई फास्ट होगा। इसलिए चारों पिगमेंट अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ सर। तो प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट है वो हम कैसे देख सकते हैं? इस टेक्निक से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? टेक्निक बताए हैं, इस पूरी टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इतना पढ़ना नहीं था ना, कहकर काम चल जाता। आपके एनसीईआरटी बुक में कहा है ये चारों पिगमेंट को एक दूसरे से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, किस टेक्निक से? टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आपको समझ में ना आता, इसलिए हमने ये वर्ड को इतना डिटेल में समझा दिया। पेपर का यूज करके क्रोमेटोग्राफी किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पेपर में जो दाग दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राम कहेंगे। क्रोमेटोग्राम है ये। अभी आपने एक वर्ड था क्रोमेटोग्राम, आपके एनसीईआरटी में दिख गया। तो आपको चारों पिगमेंट अलग अलग कैसे दिखाई देंगे, कैसे अलग कर सकते हैं चारों पिगमेंट को, कि कौन कौन से पिगमेंट है प्लांट के अंदर, किस टेक्निक से? किस टेक्निक से? पेपर क्रोमेटोग्राफी। हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से कर सकते हैं। और ये कितने तक क्रोमेटोग्राम मिले? 4 तरह क्रोमेटोग्राम मिले। पहला क्रोमेटोग्राम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैटनॉइड्स का मिला। किस किस रंग के दिखेंगे ये? रंग बताइए इनका। सॉरी, ग्रीन, येलो, येलोइश ऑरेंज। इस तरह अलग अलग तरह के कलर में दिखाई देगा। आप ऐसा घर पे कर भी सकते हो ये काम। इस पूरी टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बस इसका पेपर अच्छा होना चाहिए, सेलुलोज का बना हुआ पेपर लेना है, बस इतना करोगे तो आपका घर पे ये टेक्निक कर सकते हो। इस टेक्निक को कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक का यूज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन से अलग अलग चीजों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक का यूज, अगर कोई चीज मिक्स हो गई है और उसको अलग अलग करना है तो इस टेक्निक से कराते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ गए? तो हम क्या पढ़ रहे थे? पेपर क्रोमेटोग्राफी फोकस नहीं करेंगे। हमने क्या पढ़ाया आपको, सिर्फ इतना समझना।
अलग अलग प्लांट्स की लीफ अलग अलग कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स से मिलकर बनी है, बहुत सारे पिगमेंट से मिलकर बनी है, मिक्सचर ऑफ द पिगमेंट से बनी है। इनका अमाउंट अलग अलग होता है। ये पिगमेंट के नाम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये प्लांट्स के मेजर पिगमेंट्स है। प्लांट्स में तो ऐसे हजारों पिगमेंट होते हैं, लेकिन ये मेजर पिगमेंट ये 4 है। इनका कलर क्या क्या है? कलर आपको याद हो गया होगा अभी तक में, याद रहेगा? चलो, Yes, sir. अगर याद हो गया है तो इन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि प्लांट्स में ये चारों पिगमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है। क्वेश्चन ये है आपसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, या ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या ये है, या ये है। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। इन चारों में सबसे अच्छा कौन है, इसको समझते हैं। ध्यान समझना कैसे मालूम चला कि चारों में सबसे अच्छा कौन सा आपका पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है ये बात हम आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेगा भी आपको। कोई दिक्कत? तो इसको पता करने के लिए साइंटिस्टों ने आपके कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया आपको, अच्छा इसकी बताइए, प्लांट्स किसी भी वेवलेंथ की लाइट, प्लांट्स किस कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करता है? सभी कलर की लाइट में, ऑल वेवलेंथ की लाइट में, या कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट में? Red and blue. ब्लू एंड रेड। Red and आंसर है, blue. ध्यान समझना, 400 से लेकर, ध्यान समझना, प्लांट्स 400 से लेकर 700 nm की लाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इससे 400 से कम वेवलेंथ की फोटो लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और 700 से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सिर्फ प्लांट किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकता है? 400 से लेकर 700 nm की लाइट में ही सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए 400 से 700 की लाइट को पार के नाम से जानते हैं, PAR। पार का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। चलेगा? पार का फुल फॉर्म? हाँ सर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार। एक्टिव रेडिएशन। हाँ, तो इसे पार के नाम से जानते हैं। और ये पार कितने से कितने nm की लाइट को पार कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए तो 400 to 700. 400 to 700। 400 to 700. बताओ, क्या प्लांट्स 400 से कम की वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? अगर हम प्लांट पे 300 nm की लाइट डालेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? 800 की लाइट पे नो सर। नहीं करेगा। सिर्फ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस 400 से 700 के बीच की लाइट में ही करते हैं। धरती पर जितनी भी सन की लाइट आती है, बताओ किस वेवलेंथ की होती है? इसी वेवलेंथ की होती है, इससे कम ज्यादा भी होती है? इसी वेवलेंथ धरती पर जो आती है, गलत जवाब। याद रखिएगा, सन की लाइट जो धरती पर आती है वो कई सारे वेवलेंथ की हो सकती है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। कई सारे वेवलेंथ की लाइट धरती पर आती है, लेकिन प्लांट्स इनमें से फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस वेवलेंथ पे करेंगे? 400 से 700 में, बाकी लाइट पे नहीं करेंगे। तो अगर जितनी भी लाइट आती है उसका 50% पार लाइट है अप्रॉक्स। याद रखिएगा, धरती पर जितनी भी लाइट पड़ती है उसका 50% पार है, और बाकी का 50% नॉन पार है। नॉन पार मतलब नॉन फोटोसिंथेटिव एक्टिव रेडिएशन। जो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती उस लाइट को क्या कहते हैं? नॉन पार बोलते हैं। तो लगभग आधी लाइट यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, आधी लाइट बेकार है। चलेगा? अगर धरती पर 100 किलो जूल धरती लाइट आ रही है तो बताइए उसमें से पार लाइट कितनी होगी? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितनी होगी? अगर 100 किलो जूल आ रही है तो लगभग 50 किलो। हाँ 50 किलो। याद रहेगा, 50%, उसकी आधी जितनी आएगी उसकी आधी। अगर मान लो धरती पर 10 लाख किलो जूल अगर लाइट आ रही है, 10 लाख किलो जूल लाइट आ रही है, तो बताइए उसमें से पार कितनी होगी? काम की लाइट कितनी है फोटो प्लांट के लिए? किलो जूल। हाँ 50 लाख किलो जूल। 5 लाख किलो जूल। 5 लाख, 10 लाख बोला था ना, 10 लाख का हाफ होगा 5 लाख किलो जूल। चलेगा? यस सर। समझ गए इतनी बात? तो पार लाइट में प्लांट्स क्या सभी लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या ओनली पार लाइट में?
ओनली पावर लाइट। ओनली पावर लाइट में, बहुत अच्छे। और पावर लाइट कहां से कहां तक है? 400 से 700 तक। इस पावर लाइट को विजुअल लाइट भी कहते हैं, विजुअल लाइट, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ हम यही लाइट देख सकते हैं अपनी आंखों से, बाकी लाइट हमें दिखती नहीं है। इसे विजुअल लाइट भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि हमको अपनी आंखों से देख सकते हैं इन लाइट को। हाँ, देख सकते हैं। 400 से 700 nm की लाइट को अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसीलिए इसे विजुअल लाइट कहते हैं। 400 से कम nm की लाइट आप देख सकते हो, आपसे नहीं देख सकते हो। 700 से ज्यादा नहीं दिखती है, तो 400 से कम और 700 से ज्यादा लाइट आपको दिखाई भी नहीं देती। सिर्फ दिखाई कौन सी लाइट देती है? यही लाइट दिखाई देती है, इसे विजुअल लाइट भी कहते हैं। चलेगा? होती है लेकिन लाइट, धरती पर और भी लाइट है, लेकिन बाकी रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देती। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट देखे हो आज तक? नहीं देखे होगे। तो आपकी बाकी लाइटें जो हैं, इससे कम वाली, वायलेट से कम और रेड से ज्यादा की लाइट आपको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ आप कौन सी लाइट देख सकते हो? 7 कलर की लाइट को देख सकते हो। कौन सी 7 कलर की लाइट देख सकते हो? जल्दी बताइए नाम। विब्जियोर, VIBGYOR। 1 2 3 4 5 6 7 था। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर की लाइट को आप देख सकते हो। बाकी कोई लाइट आपको दिखाई नहीं देती। आपको पता है ये बात? आपको सिर्फ 7 कलर की लाइट दिखती है। बताइए, वायलेट कलर की लाइट का अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ कितना होगा? इसका वेवलेंथ बता दीजिए। वायलेट का अप्रॉक्स नियर अबाउट 400 nm के आसपास होती है। और रेड का कितना होता है? रेड का 700 नैनोमीटर के आसपास। और बीचों बीच का कैलकुलेट कर लेना। इसका कितना होगा? 400 है, इसका लगभग आपका 450 के आसपास होगा, इसका 500 के आसपास होगा, इसका 600 के आसपास होगा, इसका 650 के आसपास होगा। ऐसे कर सकते हो ना लगभग कैलकुलेट, अप्रॉक्स। तो समझ में आ गई बात? तो आपको बीचों बीच का कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका 400 से 700 की बीच की लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। यही वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे लाइट फोटोसिंथेसिस करता है। इससे कम वायलेट में कर सकता है, हाँ कर सकता है, इंडिको में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में, रेड में, ये 7 कलर की लाइट में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए इसे विब्जियोर या विजुअल लाइट या पावर लाइट के नाम से जानते हैं। चलेगा? इतनी बात समझ गए हो क्या? यस सर। और इन लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? इन लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा पिगमेंट? ये चारों पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। 400 से 700 के बीच की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास कितने पिगमेंट हैं? मेनली 4 पिगमेंट है। मेनली 4 है, होने को बहुत सारे हैं, होने को थाउजेंड्स ऑफ द पिगमेंट है, लेकिन मेनली 4 है। नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। याद रहेगा? रफ करें, इतना नोट डाउन कर लिया? इतना कॉपी पे, दिमाग पे, कॉपी पे नोट डाउन हो गया इतना? अब आगे पढ़ते हैं। देखना ध्यान से। अगली बात, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे। उस ग्राफ में क्या दिखा रहा है? पहला ग्राफ जो है वो 2 एक्सिस पे बना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नीचे वाला एक्सिस जो है वो वेवलेंथ दिखा रहा है। नहीं दिख रहा आपको ग्राफ? दिखा सर। दिखा? ये 2 एक्सिस हैं। नीचे वाला एक्सिस क्या है? वेवलेंथ को दिखा रहा है, वेवलेंथ। यहां पर हम बात करें, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 400 nm को यहां पर मान लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली आपका है 400, 550, ये ले लेते हैं लगभग 700। हमने ऐसे बना लिया, देख सकते हो यहां पर दिख रहा आपको? ये हो गया 500, ये हो गया लगभग में यहां पर 600। कोई दिक्कत? ऐसे समझ सकते हो वेवलेंथ है ये। 400 से लेके 700 तक आप लिख सकते हो, आपका मन जाए जितना लिख डालो, कोई दिक्कत? नो सर। ये वेवलेंथ है, यहां पर नीचे में दी हुई है। ऊपर में एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, किस लाइट को कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, आपके प्लांट्स किस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसका ग्राफ बना हुआ है। तो आप देख सकते हो, अपनी एनसीईआरटी बुक उठा लो और पहला ग्राफ देख लो। मेरे बोर्ड पे का इंतजार मत करो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिख रहा है, पहला ग्राफ देख पा रहे हो?
पहला sir. डायग्राम, ये डायग्राम Yes, को sir. ध्यान से देखो। इस ग्राफ में आपके किसके पहला नीचे वाला एक्सिस क्या है, वेवलेंथ का है, और ऊपर वाला एक्सिस किसका है, बगल वाला एक्सिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। Absorption. अच्छा, अब देखो अलग अलग पिगमेंट के लिए इसने ग्राफ बनाया, क्लोरोफिल ए के लिए, क्लोरोफिल के लिए और कार्बाइड के लिए। तीन आप देख सकते हो ग्राफ बने दिख रहे हैं। बुक होगी, बुक कलरफुल होगी एनसीईआरटी की, तो आपके अलग अलग कलर से दिख रहे होंगे। तीनों लाइनें आपको अलग अलग कलर से दिख रही होंगी। ठीक है, मेरे में तो नहीं दिख रही अलग अलग कलर, मेरे में सब में एक ही कलर दिख रहा है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक आपके पास कलरफुल होगी, तो वहां पर देखिए, वहां पर तीनों ग्राफ, क्लोरोफिल ए का अलग पीक होगा, क्लोरोफिल बी का अलग होगा और कैरोटीनॉइड्स का अलग होगा। तीन पिगमेंट का मेनली बनाया है आपकी बुक ने। इनमें से पहचानना है किस लाइट को, कौन सी लाइट को कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो एग्जांपल हम आपको बनाकर दिखाते हैं थोड़ा बहुत, मेनली आप एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। पहला बनाते हैं क्लोरोफिल ए का डायग्राम। क्लोरोफिल ए का डायग्राम देखेंगे तो आपका क्लोरोफिल ए का डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है आपकी बुक ने। कुछ ऐसा डायग्राम है, आप देख पा रहे हो। क्लोरोफिल ए का डायग्राम है ये डायग्राम क्लोरोफिल ए का आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियर बना, आप देख लो कौन सा डायग्राम है ये। पहला डायग्राम क्या चीज का बना है ये, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यहां पर कोई लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक यहां पर किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको मालूम चल गया, दो ही कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक यहां पर ग्राफ ऊपर, एक यहां पर ऊपर, बाकी जगह दबा हुआ ग्राफ है। ग्राफ को देखना समझना, आपकी एनसीईआरटी बुक में बना है, बस समझना सिखा रहे हैं हम। यहां पर उठा हुआ है, शिखर बना है, एक शिखर यहां पर बना, दो छोटी दिख रही है इसमें, मतलब दो जगह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा, एक यहां की लाइट को और एक यहां की लाइट को, इस वेवलेंथ की लाइट को। कोई दिक्कत? किसका डायग्राम है ये? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए का कौन कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? सबसे लास्ट में कौन सी लाइट होगी, ऐसे समझो, विबज्योर लिख लो। सबसे लास्ट में वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, विबज्योर, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर की लाइट है। तो देखिए यहां पर कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है आपके एनसीईआरटी बुक में। अगर डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये क्लोरोफिल ए जो है मेनली ब्लू कलर की लाइट को और रेड कलर की लाइट को, थोड़ा डायग्राम थोड़ा किसी का और बनाना, ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये मालूम चला आपको इस डायग्राम को देखकर? क्लोरोफिल ए किस रंग की लाइट को एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा? क्या मालूम चला? ब्लू एंड देख पा रहे हो डायग्राम से? बगल में दूसरा डायग्राम बना है क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी का डायग्राम दूसरे रंग से बनाकर दिखाते हैं हम आपको। क्लोरोफिल बी का डायग्राम है बगल में, तो क्लोरोफिल बी का डायग्राम देखो। क्लोरोफिल बी का डायग्राम ये बना है, यहां कहीं पर ग्राफ आया है उसका, पीक हाई है, फिर देखना यहां कहीं पर बढ़ा, बस ये है क्लोरोफिल बी का डायग्राम, ग्रीन कलर से जो बना है। मतलब क्लोरोफिल ये कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है लगभग में, कहां पर? ये यहां पर ग्रीन के आसपास और यहां ऑरेंज के आसपास, देख पा रहे हो बगल में। तीसरा ग्राफ किसका बना हुआ है? कैरोटीनॉइड का बना हुआ है। कैरोटीनॉइड का ग्राफ भी बना लेते हैं। कैरोटीनॉइड का ग्राफ बहुत ही हल्का मेरी बुक में बना हुआ है, आपकी बुक से देखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी बुक में ध्यान से देख लेना, सुंदर सा बना है आपकी बुक में, कोई बात नहीं। ये देख सकते हो ऐसे अलग अलग तीन ग्राफ बने हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियर दिख रहा है ये डायग्राम पे, मेरे डायग्राम पे मत जाओ, अपने डायग्राम पर देखो, अपने एनसीईआरटी पे देखो। आपको तीन डायग्राम है। पहला डायग्राम है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटीनॉइड्स का। अगर ये ग्राफ आपको बनाकर दे दे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहां लिख दे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो आप ग्राफ पहचान सकते हो। अगर हम इसमें नाम नहीं लिखा है, बस सोचो यहां पर आपको ये ग्राफ बनाकर दे दिया है एग्जाम में और आपसे पूछा बताइए कौन किसका पीक है, पहचानो कौन सा इनमें से क्लोरोफिल ए है, रेड कलर वाला, ग्रीन कलर वाला या ब्लू कलर वाला? पहचान सकते हो आप क्लोरोफिल ए कौन है, क्लोरोफिल बी कौन है और कैरोटीनॉइड्स कौन सा है? ए बी सी लिख दिया हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहां पे लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी और इसको लिख दिया सी और बोले पहचानो, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ए बी सी।
कौन सा कैरोटीनॉइड है, कौन सा जेंथोफिल, कौन सा कैरोटीनॉइड है, कौन सा क्लोरोफिल ए है, कौन सा क्लोरोफिल बी है। यहां लिख दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो पहचान लोगे? यस सर। पहचान लोगे? यस सर। इस डायग्राम को देखकर क्या मालूम चला? ए किस कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लोरोफिल ए किस कलर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। वेरी गुड, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दिख गया था आपको? चलो दूसरा हाँ, क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है, आपका डायग्राम का नाम क्या है? पहले वाले का था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरे वाले का नाम है एक्रम। क्या नाम है रेट ऑफ इस डायग्राम का? नाम एक्सन स्पेक्ट्रम। दूसरे डायग्राम का नाम क्या है? एक्सन स्पेक्ट्रम। याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? एक्सन स्पेक्ट्रम है। ये किस बात को इंडिकेट करता है? तो नीचे यहां पर भी वेवलेंथ है, ये 400 से लेकर के 700 nm तक की वेवलेंथ है। यहां पर क्या दिखा रहा है इस वाले ग्राफ में? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसमें कितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के रेट को दिखा रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो जहां पर ग्राफ ऊपर होगा, जहां फोटोसिंथेसिस कम होगी वहां ग्राफ नीचे होगा। इस डायग्राम को देखो, और इस डायग्राम में बना हुआ है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। आप देखना ध्यान से, आपका बना हुआ है डायग्राम, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ ऐसा डायग्राम बना है, रुको मेरी बात ध्यान से देखो, पूछे नहीं बोलो। आपका एक्सन स्पेक्ट्रम का डायग्राम जो है, ध्यान समझना, एक्सन स्पेक्ट्रम का डायग्राम समथिंग लाइक ऐसा बना। एनसीईआरटी बुक में आप देख लो अच्छे से, सुंदर सा एक्सन स्पेक्ट्रम का डायग्राम समथिंग ऐसा बना है। ये किसके किसके बीच में है? वेवलेंथ है नीचे, और ऊपर पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो बताइए किस किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, किस कलर की लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखो और बताओ, आंसर दो। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर में और रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। कौन से रंग की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई? दो जगह पर हुई, ब्लू और रेड कलर की लाइट में। बताइए जल्दी से मैच करिए। अभी ऊपर वाला डायग्राम पढ़ाए थे, ध्यान सुनना, इसके पहले जो डायग्राम पढ़ाए थे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, बताइए ये किससे मैच करता है? एक्सन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए वाले डायग्राम से मैच कर रहा है, या क्लोरोफिल बी से मैच कर रहा है, या कैरोटीनॉइड से मैच कर रहा है? ये वाला डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देख लो। क्लोरोफिल ए, हाँ, तो क्लोरोफिल ए से मैच कर रहा है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा होगा फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। और किस किस रंग की लाइट में, इसलिए सबसे ज्यादा किस रंग की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और किस रंग की लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है? तो ब्लू और रेड लाइट पर, इसीलिए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ब्लू और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, याद रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम भी यही बात बोलता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी ये बात बोलता है कि ब्लू और रेड कलर की लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। क्यों? क्योंकि ब्लू और रेड कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका है? कौन से पिगमेंट का? कौन सा पिगमेंट है जो ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए। तो अब क्वेश्चन का आंसर, अब आपको दोनों डायग्राम अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम ढंग से समझा है, तो दोनों को डायग्राम को एक साथ कंपेयर कर कर बताओ, दोनों को एक सामने एक के ऊपर एक रखकर सोचो डायग्राम को, कौन सा डायग्राम इनमें से कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी के सब हेल्पर हैं। तो ये देखो, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया, और इसीलिए क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिएक्शन सेंटर किसे कहते हैं? रिएक्शन सेंटर किसे कहते हैं? किस पिगमेंट को रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं, और बाकी के ये क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स को क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कह सकते हैं। क्या एसेसरी पिगमेंट है? क्या ये हेल्पर है? क्या बाकी हेल्प करते हैं? ये यस एसेसरी पिगमेंट है, ये सब एसेसरी पिगमेंट है, हेल्पर है, ये हेल्प करेंगे। लेकिन मेन पिगमेंट कौन है फोटोसिंथेसिस का? सबसे मेन, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, क्लोरोफिल ए।
तो याद रखना क्लोरोफिल ए इज सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिएक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं सेंटर। और आपके बाकी के जो पिगमेंट्स हैं, जितने भी अदर पिगमेंट हैं, वो सारे पिगमेंट्स को एसेसरी पिगमेंट्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है याद समझने में? इतनी बात समझने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर हाँ, एक मिनट बस एक मिनट तुम्हारे क्वेश्चन के लिए पूछने का टाइम देंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 डायग्राम थे। पहला डायग्राम किस चीज का है? जल्दी से बताओ। फर्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम बताओ किस चीज का है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। किसका है? Absorption spectrum. सेकंड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम किसका है? एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम का। और तीसरा डायग्राम किसका है? तीसरा डायग्राम ओवरलैप कर रहा है दोनों को ओवरलैप करते हुए बनाया गया है तीसरा डायग्राम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके बताया है कि क्लोरोफिल ए के केस में दोनों सेम है। क्लोरोफिल ए के केस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका वो एक्शन स्पेक्ट्रम को एक दूसरे को ऊपर रखकर बताया गया है, कंपेयर करके दिखाया गया कि हाँ देखो, जहां पर इसमें ग्राफ ऊपर है वहां पर उसमें भी ग्राफ ऊपर है, दोनों ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है। कोई दिक्कत? नो सर। तो देख सकते हो यहां पर 2 रंग दिख रहे हैं। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो है, यहां पर देखो एक्शन स्पेक्ट्रम का है, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। दोनों मिक्स डायग्राम है एक साथ, एक ही डायग्राम में दोनों मिक्स कर दिए गए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक साथ क्लोरोफिल ए के लिए। लेकिन ये किसके, कौन से पिगमेंट का ये मैच कर रहा है दूसरे से? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम किससे मैच, किसका दोनों का कॉमन है, सेम टू सेम है? किस क्लोरोफिल ए पिगमेंट के का। लिए? क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए का। याद रहेगा, इसीलिए क्लोरोफिल ए सबसे मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बाकी के पिगमेंट को एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? पहले बताओ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर इतना समझ गए हो तो आप क्वेश्चन पूछो। सर अब पूछ रहे थे कुछ? बोलो। सर एसेसरी पिगमेंट में से अगर कोई एब्सेंट रहा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? चलेगा, कोई पिगमेंट अगर एब्सेंट रहा तो भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन सेंटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सब हेल्पर है, एक आध हेल्पर कम होगा तो चलेगा, मे बी पॉसिबिलिटी। जो डिफिकल्टी होगी बट कोई खास बड़ी बात नहीं है, इनके बिना काम चल सकता है, इसीलिए इनको एसेसरी कहा गया है। इनकी प्रेजेंस से हेल्प होगी, नहीं होने से कोई दिक्कत होगी, बट काम चलेगा। और कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से पूछो। सर ये थर्ड स्पेक्ट्रम का कुछ नाम है क्या? किसका? थर्ड वाला ग्राफ। थर्ड वाले ग्राफ का है कंपेरिजन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम का और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंपेयर है वो थर्ड डायग्राम। एक्शन स्पेक्ट्रम और जो आपका जो वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज्ड कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया एनसीईआरटी ने, सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे को ऊपर चढ़ गए हैं, जहां पर उसमें ग्राफ ऊपर है वहां पर इसमें भी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, और मैच करने के लिए यहां पर वर्ड यूज किया है सुपर इम्पोज्ड। कौन से पिगमेंट में मैच करेंगे, सुपर इम्पोज्ड करेंगे दोनों स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे से मैच कौन से केस में करेंगे, कौन से पिगमेंट के केस में? इन चारों में से क्लोरोफिल ए। बस खत्म हो गया। अब आगे चले, रफ करें इसको। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां से आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया लगभग। अब इसके आगे का समझने की चीजें हैं, अब जो पढ़ाएंगे वो समझने की चीजें हैं। मिस किए तो आपका फिर आगे कनेक्टिविटी, आपकी अब आगे की कोई क्लास मिस समझ में नहीं आएगी अगर आप अब मिस किए तो। अब तक का तो कनेक्टेड नहीं था एक दूसरे से, लेकिन अब से लेकर चैप्टर खत्म होने तक सारी रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, इसलिए ध्यान से समझना। एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना, कॉन्सेप्चुअल चीजें अब स्टार्ट हुई। आपको कल डायग्राम पढ़ाए थे क्लोरोप्लास्ट का, याद है आपको डायग्राम? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, पहली बार बताए थे डबल मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, बना दिए। देखो ये बन गया। इसके अंदर के भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या पाया जाएगा? स्ट्रोमा में बहुत सारे ये क्या है? थैलेकॉइड है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थैलेकॉइड है।
जब बहुत सारे थैलेकॉइड मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ग्रानम बन जाएगा। और ये बहुत सारे ग्रानम मिल जाएंगे, 1 ग्रानम, 2 ग्रानम, 3 ग्रानम, 4 ग्रानम, ऐसे बहुत सारे ग्रानम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राना बन जाएगा। ग्राना। और एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से किसकी मदद से जुड़ा हुआ था, ये पाइप का नाम स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमा लेमिला की मदद से जुड़े हुए थे। और ये पूरा है ग्राना, पढ़ाए थे, ये रहा ग्राना और ये क्या है, स्ट्रोमा। 2 पार्ट आपको पढ़ाए थे क्लोरोप्लास्ट में, एक था ग्राना और दूसरा था स्ट्रोमा, पढ़े थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझना आज की क्लास में, अगला कॉन्सेप्ट आपका, फोटोसिंथेसिस कितने पार्ट में डिवाइड की गई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सी रिएक्शन में, डार्क एंड लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। हाँ, लाइट रिएक्शन कहां पर होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखो लाइट रिएक्शन कहां पर होती है फोटोसिंथेसिस की, ग्राना। और डार्क रिएक्शन कहां पर होती है, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कहां पर होती है, स्ट्रोमा। याद रहेगा, ये भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, 8, 9, 10 में पढ़कर आए हैं आप लोग। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की ग्राना में होती है, सॉरी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन ग्राना में होती है। लाइट रिएक्शन ग्राना में होगी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, नो सर, किसी कोई दिक्कत थी नहीं थी, कितना पता है ना सभी को। पहला क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन ही क्यों है, क्वेश्चन में आंसर है, नाम में आंसर है, ध्यान सोच कर आंसर दो। इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस रिएक्शन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, लाइट पर डायरेक्ट डिपेंड करती है, बिना लाइट के रिएक्शन नहीं हो सकती। लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट नेसेसरी है, एसेंशियल है, जब लाइट होगी तभी ये रिएक्शन होगी, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो रिएक्शन कब होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। कहां पर होगी, ग्राना में होगी। बिना लाइट के रिएक्शन हो सकती है क्या, अगर लाइट नहीं रहेगी तो रिएक्शन हो सकती है क्या, लाइट रिएक्शन, नो सर, नो सर, नहीं हो सकती। तो लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है। लाइट का डायरेक्ट यूज करती है और डायरेक्ट लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर लेती है, ये लाइट रिएक्शन कर लेती है। अब जल्दीबाजी मत करना, अब नाम में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होगी, डार्क में या लाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होगी या इन द अब्सेंस ऑफ लाइट होगी, absence of light, absence of light, बच्चों नाम पे मत जाना, हमने पहले कहा था, मैंने कहा था ध्यान सुन लो। डार्क रिएक्शन नाम है, कंफ्यूज करने के लिए नाम है, मेरी बात सुनना भी, कंफ्यूज मत होना। ये नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, याद रखना। डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए पड़ गया क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कब बनेगा, लाइट में। लाइट रिएक्शन। बाकी बच्चे म्यूट करो अपना मोबाइल, बाकी बच्चे म्यूट करो, जिनको बात अपने घर की आवाज नहीं आना चाहिए, आपके जिनको बोलना हमसे वो बस ऑन रखो। तो डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है कि एब्सेंस में होती है, प्रेजेंट में होती है। उसमें उनके प्रोडक्ट का यूज होता है। हाँ याद रखना, लाइट डार्क रिएक्शन, हाँ फिर सुनो, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर हम आपको दे रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको।
डार्क रिएक्शन नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली लाइट, इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं रिएक्शन को होने के लिए, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डार्क रिएक्शन। होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, और प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कब बनेंगे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन लाइट में बनेंगे, लाइट में ही होती है, दिन में ही होती है, रात को नहीं होती है। क्या समझे? डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कि इनडायरेक्टली जरूरत होती है लाइट की? इनडायरेक्ट जरूरत होती है ना, इनडायरेक्ट जरूरत है। तो याद रखना डायरेक्टली लाइट इज नॉट यूज, लाइट इज नॉट यूज, इसमें लाइट का डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। बट क्या चाहिए होता है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूज, लाइट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड। बिना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के बिना नहीं हो सकती है रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए होगा, इसीलिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही दिन में होती है, याद रखना। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होती है, याद रखना, अंधेरे में नहीं होती, रात को नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डार्क रिएक्शन कब होती है, दिन में, रात में, या कभी भी? तो याद रखना डार्क रिएक्शन मेनली दिन में ही देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, और लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट कब बनेंगे? दिन। कोई दिक्कत? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में दो डिफरेंस समझ गए? ये ग्राना में होगी, ये स्ट्रोमा में होगी, इसके लिए डायरेक्ट लाइट यूज होगी, इसमें डायरेक्ट लाइट यूज नहीं होगी, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज होगा। दोनों रिएक्शन दिन में होती है। अगला डिफरेंस, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बताइए। तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, क्या क्या? पहली चीज बनती है एटीपी, और दूसरी चीज बनती है NADPH, NADPH2। NADPH2 और ATP दो चीजें, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या है? दो चीजें हैं, ATP और NADPH2, याद रहेगा। लाइट रिएक्शन से क्या क्या चीजें बनती हैं, याद कर लो जल्दी से। समझ में आया क्या इतना सा बात? हाँ सर। यस सर। बहुत। डार्क रिएक्शन से क्या बनता है? तो डार्क रिएक्शन से बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किस घटना में बनता है? डार्क रिएक्शन बनता है। कोई दिक्कत? इसमें बनता है ATP, NADPH2, और एक चीज और बनती है, सुनो, एक चीज और बनती, छूट गया था, एंड ऑक्सीजन गैस यही बनती है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस कहां बनती है? लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में? लाइट और ग्लूकोज कहां बनेगा? ग्लूकोज लाइट रिएक्शन में बनेगा या डार्क रिएक्शन में? ग्लूकोज डार्क। तो ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनता है, ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में बनती है। अब जल्दी से, अब आपको अपना आईक्यू यूज करके एक आंसर देना है हमको। आपका आईक्यू पूछ रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होगा? आपको अपना आईक्यू यूज करना है, आपको आंसर देना है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होगा? लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में? कल पढ़ाए थे, कल की क्लास से कनेक्ट करके बताओ। लाइट। रिएक्शन। वेरी गुड, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर बच्चों। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होगा? पानी के टुकड़े टुकड़े कहां होंगे? लाइट रिएक्शन। कैसे मालूम चला? क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पानी के जब टुकड़े टुकड़े होते थे, कल पढ़ाए थे आपको, जब पानी टूटता तभी ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए पानी कहां टूटेगा? लाइट। और कौन सी गैस निकलेगी पानी के टूटने से? कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। और CO2 का रिडक्शन कहां होगा? डार्क रिएक्शन में होगा, इसलिए ग्लूकोज आपका डार्क रिएक्शन में बनता है। ये पूरी घटना को आपको समझ में आई क्या शॉर्ट में? ये यहां से यहां तक लाइट रिएक्शन था, और ये था आपका डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश की, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस शॉर्ट में समझाने की कोशिश की, बिल्कुल छोटा सा। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन डिफरेंस। लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्राना। ग्राना। और डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा।
स्टोमा। लाइट रिएक्शन में आपका लाइट की जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी। 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 डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली लाइट की जरूरत होगी। लाइट लाइट नहीं होगी, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होगा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा, लाइट की जरूरत नहीं होगी। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या है? क्या चीज है जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी डार्क रिएक्शन होने के लिए? एडीपी और NADH2। हाँ, एडीपी और NADH2 यूज होता है, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा, लाइट रिएक्शन में बनेगा, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस कहां बनती है, लाइट रिएक्शन में या डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन। ऐसा क्या होता है लाइट रिएक्शन में जिससे ऑक्सीजन गैस बन जाती है? ऐसी कौन सी घटना होती है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और इससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा से निकलकर बाहर भाग जाती है, रिलीज हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं होता। ध्यान समझना, ये दोनों तो यूज हो जाएंगे। एटीपी जो बना है और NADPH2 जो बना है, ये कहां यूज हो जाएगा? डार्क रिएक्शन में यूज कर लिया जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, भाग जाएगी, बोलेगी मुझे कहीं यूज नहीं होगी, मैं आजाद रहूंगी। समझ गए? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस में होता है, डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में? प्लांट में ग्लूकोज डार्क रिएक्शन। बताइए इनमें से एंजाइमेटिक रिएक्शन किसे कहेंगे? लाइट रिएक्शन को या डार्क रिएक्शन, किसको एंजाइमेटिक रिएक्शन कहेंगे? डार्क। और किसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी है? यस, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो लाइट की वजह से केमिकल बन रहे हैं, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन या बायोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन या इसको बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। बायोसिंथेटिक रिएक्शन, बायोसिंथेटिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बायोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बनने का इसको बायोसिंथेटिक प्रोसेस और उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात समझ गए क्या? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस। बहुत अच्छी बात है। इतना समझ गए होगे तो होपफुली आपको बहुत कुछ आपको समझ में आ गया है लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में। इतना समझ गए? अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट की ओर आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा 2-4 आपको 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, तब फिर अभी टाइम बचा हुआ है। तो पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट। अब ध्यान से देखना, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 2 देने जा रहे हैं। ये क्या है? ये डायग्राम क्या है? ग्राना। ग्राना में ये क्या है? ये क्या है ग्राना में? ग्राना में एक ये क्या है? एक तो क्या है? थैलेकॉइड। एक थैलेकॉइड को जूम करके दिखाते हैं हम आपको, सिर्फ एक थैलेकॉइड को जूम करके दिखाते हैं। ये रहा आपका एक थैलेकॉइड, दिख गया? एक थैलेकॉइड बड़ा सा कर दिया, जूम कर दिया, आपको दिख रहा है? यस स्क्रीन में? यस सर। चल, हाँ दिख रहा है। तो ये एक थैलेकॉइड है, इतना बड़ा सा एक थैलेकॉइड है। इस थैलेकॉइड की ये क्या है? किनारे किनारे पे ये क्या है? चारों तरफ मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? कोई भी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। तो लिपिड प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है ये। इस लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ध्यान से देख लो, ये ऐसा डायग्राम पाया जाएगा। जूम करके हम बना रहे हैं, इतना बड़ा जूम में दिखेगा नहीं, ऐसे समझाना है इसलिए हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये कहां पर दिख रहा है डायग्राम? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ध्यान से देखो, दिख रहे हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे। यस इन्हें थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे। मेम्ब्रेन में है, बड़ा दिख रहा है इसलिए इधर तक आ गया, इतना दूर तक लाना नहीं है, वही छोटा छोटा बनाना था, जूम कर दिया मैं थोड़ा सा। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम फोटो सिस्टम कहते हैं। क्या नाम से जानेंगे?
फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के नाम से जानेंगे। फोटो सिस्टम की डिस्कवरी पहले किसकी हुई थी? पहले ये वाले फोटो सिस्टम की डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी बाद में हुई तो इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के हिसाब से इसका नाम पड़ा। इसका काम से इसका कोई लेना नहीं है, 1 और 2 का काम से कोई लेना नहीं है। इसका नाम 1 और 2 क्यों है? एक को फोटो सिस्टम 1 कहेंगे, एक को 2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जिसकी डिस्कवरी हुई उसको 1 कहा गया, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसे 2 कहा गया। देख पा रहे हो? तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दो दिख रहे हैं आपको? यस सर। हाँ सर। यहीं पर थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसी के अंदर भरा हुआ होगा, सिस्टम के अंदर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको। यहां पर आपको ये डायग्राम देख रहे हो, किनारे किनारे में यहां पर कई सारे पिगमेंट होंगे कि नहीं होंगे? यहां पर फोटो सिस्टम में यहां पर बहुत सारे पिगमेंट भरे हुए होंगे कि नहीं भरे हुए होंगे? ओके सर। यस और नो? ये दोनों पिगमेंट्स के नाम बताइए। यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट होंगे? हजारों तरह के पिगमेंट होंगे। इन पिगमेंट्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन दीजिए जल्दी से, 2-4 नाम बताइए, कुछ नाम बताइए। लिपिड। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड, ये सारे के सारे पिगमेंट यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे? क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ये सब होंगे ना? यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे और यहां पर भी होंगे। चारों जगह पर भरे हुए होंगे। देख पा रहे हो? इस फोटो सिस्टम के दोनों फोटो सिस्टम के दोनों तरफ, इस दोनों फोटो सिस्टम के दोनों तरफ किनारे किनारे चारों तरफ से घेरे हुए कौन होंगे? ये चारों तरफ घेरे हुए कौन होंगे? बताइए। पिगमेंट होगा। कौन से पिगमेंट होंगे? क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा और कैरोटेनॉइड होगा। ये किनारे किनारे पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? मेन पिगमेंट है या एसेसरी पिगमेंट है? ये एसेसरी पिगमेंट। तो किनारे किनारे में कौन सा पिगमेंट भरा हुआ होगा? एसेसरी पिगमेंट भरा हुआ होगा। और एकदम सेंटर में, बीचों बीच में, यहां पर कौन सा पिगमेंट होगा सेंटर में? क्लोरोफिल। इसके भी सेंटर में कौन सा होगा? तो क्लोरोफिल ए जो है वो सेंटर में होता है, रिएक्शन सेंटर, इसीलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, सेंटर में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और किनारे किनारे एसेसरी पिगमेंट भरे हुए होते हैं। इन पिगमेंट का काम क्या है? तो देखो, क्लोरोफिल ए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मेन पिगमेंट है। ये कौन कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? क्लोरोफिल ए रेड एंड ब्लू कलर की लाइट को और रेड कलर की लाइट को। तो ब्लू और रेड कलर की लाइट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा तो कर ही लेगा। बाकी जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ब्लू और रेड के अलावा बाकी लाइट को इसके नौकर एब्जॉर्ब करेंगे। इसके नौकरों का नाम बताइए, जिसके जो नौकर लगे हुए हैं, हेल्पर लगे हुए हैं। हाँ, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और जेंथोफिल इसके वर्कर हैं, नौकर हैं, इसके बात मानने वाले हैं। तो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड बाकी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? रिमेनिंग लाइट को, ब्लू और रेड के अलावा जो भी लाइट है। हाँ सर। इस तरह पार के अंदर जितनी भी लाइट है, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पार लाइट, बिग ज्योर में जो भी लाइट है 400 से 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन एब्जॉर्ब करेंगे? ये सारे पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। और ये सारे पिगमेंट एब्जॉर्ब करके किसको लाकर दे देंगे? सारी एनर्जी, ये सारे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को लाकर दे देंगे। ये इसके वर्कर है, खुद कुछ नहीं कर सकते। रिपीट कर रहे हैं, बाकी पिगमेंट कुछ कर सकते हैं क्या? लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे? लाकर किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को लाकर देंगे, रिएक्शन को लाकर देंगे। इतनी सी बात समझ में आई? इसीलिए जो किनारे किनारे जो उनको हेल्पर पिगमेंट बोल सकते हैं, एसेसरी पिगमेंट बोल सकते हैं, क्या गलत तो नहीं होगा? दूसरा कोई वर्ड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं क्या इनको? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। लाइट को हार्वेस्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स है, लाइट को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। हाँ सर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं।
तीसरा चीज, आप एंटीना, आपने सुना है एंटीना, घर में जो एंटीना लगा था टीवी में पहले ऊपर में, उसका काम क्या था? सिग्नल को हाँ, रिसीव सर। करना और लाकर आपको देना, इसलिए इसको एंटीना मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। क्या एंटीना है ये? यस सर। हाँ सर। एंटीना बोलो, एसेसरी बोलो, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोलो, ये सब कुछ किसके लिए नाम है? ये सारे नाम, तीनों नाम किसके लिए है? अदर पिगमेंट के लिए है। क्लोरोफिल ए के लिए क्या नाम है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन Reaction सेंटर। तो रिएक्शन, तो आपसे कोई पूछे रिएक्शन सेंटर कौन है, तो एक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी पिगमेंट जो है वो सब क्या कहलाते हैं? एंटीना कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो आपको करेगा क्या? कई साहब बहुत सारे पिगमेंट को मिक्स कर देगा और पूछेगा इनमें से एंटीना पिगमेंट कौन सा नहीं है, कौन सा एंटीना नहीं है? क्लोरोफिल ए एंटीना है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्लोरोफिल ए एंटीना नहीं है। क्या है वो? रिएक्शन सेंटर है। बाकी सारे Reaction पिगमेंट center। एंटीना है, एसेसरी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो आप समझ गए, आपको मिक्सचर कर देगा, क्लोरोफिल ए भी मिक्स करके दे देगा और बोलेगा इनमें से पहचानो विच वन इज द ऑड या विच वन इज नॉट आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा नहीं है, तो पहचान लोगे। यस सर। क्लोरोफिल ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, एंटीना में नहीं आएगा, एसेसरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर है, बीचों बीच में होता है। कहां पर पिगमेंट होते हैं मालूम चल गया आपको? पिगमेंट, सारे पिगमेंट कहां होते हैं? ग्राना में। ग्राना में कहां पर? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में किसमें? फोटो सिस्टम में। कितने फोटो सिस्टम होते हैं मेम्ब्रेन में? 2 फोटो सिस्टम होते हैं, 1 और 2। चलेगा, लास्ट लाइन पढ़कर खत्म करते हैं आज की क्लास को। फोटो सिस्टम 1 में और फोटो सिस्टम 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस सेंटर में जो होता है P700 होता है, इस 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है P680 होता है। बस इतना सा याद रखना है बस। तो 2 का बताओ, जो फर्स्ट रैंक लाएगा नीट में, जो फर्स्ट टॉपर होगा उसका मार्क्स कितना आएगा? 700 मार्क्स आए तो समझ जाना टॉपर है। और उसमें से 10-20 नंबर कम आए तो 700 से 10-20 मार्क्स कम आ जाए तो 680 आए तो सेकंड टॉपर है। सेकंड। समझ गए ना? तो PS1 PS2 दो तरह के होते हैं। PS2 कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680। 680। और PS1 700 बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, बाकी सब कुछ PS1 और PS2 में सेम है। यहाँ पे भी एसेसरी पिगमेंट है, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है, यहाँ भी क्लोरोफिल ए है, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस है किसका रिएक्शन सेंटर 680 mm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, PS1 700 को करेगा, 1 वाला जो है ये 1 वो 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 2 जो है वो 680 को एब्जॉर्ब करेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, जो समझ लो। जिसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, 700 मार्क्स आएंगे, वो टॉपर है, पहला टॉपर है, फर्स्ट टॉपर। सेकंड टॉपर कौन होगा? जिसके मार्क्स थोड़ा कम होंगे, 680 आएंगे। ओके सर। समझ गए? 680 वाला सेकंड है और 700 वाला फर्स्ट है। तो PS1 और PS2 में डिफरेंस समझ में आया? PS1 और PS2 में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है फोटो सेंटर, आपका रिएक्शन सेंटर जो है उसमें आपका P680 है और एक का P700 है। चलेगा? ओके सर। यस सर। और यहीं पर आज ही क्लास को खत्म करते हैं। जिनको लास्ट के 15-20 मिनट समझ में ना आए होंगे तो ज्यादा टेंशन मत लेना, था तो बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज, लेकिन अगर नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, कल एक बार रिकॉल करते हुए आगे चलेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो लास्ट के 10-15 मिनट में जो मिस हो गया है उसको, आपको अगर कंफ्यूजन लगा होगा तो उसको हम एक बार फिर से समझा देंगे। यहाँ पर जो चीज पढ़ाया है हमने, ये वाला पोर्शन यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना? यहां से कोई एक बार शॉर्ट में रिकॉल और करा देंगे, टेंशन मत लेना अगर कंफ्यूजन है तो। ओके सर। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग NCERT बुक से रीडिंग कर कर रखना यहाँ तक। आगे नेक्स्ट आपका जब भी क्लास होगा तो आपको आगे पढ़ते हैं, ठीक है? वेडनेसडे को तो है ही, उसके पहले होगी क्लास तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? सर हाँ बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, किसको क्या बोलो। रोज हम लोग का जो शेड्यूल में नहीं है ना, पेज का शेड्यूल जो बना है वीक में 3 डेज क्लास लेने का बना है, सर ले लीजिए सर। एज पर द रूल। क्या देखो, ऑनलाइन मेरा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है ना, सिलेबस पीछे नहीं हो, पीछे होता तो हम लेते आगे एक्स्ट्रा क्लास लें। मेरा सिलेबस तो ऑलरेडी पेज का जो शेड्यूल कह रहा है, पेज का शेड्यूल देखना, उसकी कंपेयर में बहुत आगे चल रहा है,
3-4 चैप्टर हमारे सर- एक्स्ट्रा चल रहे हैं। सर पेस के शेड्यूल और में सर offline- अभी कौन सा चैप्टर होना चाहिए था? पेस के शेड्यूल में 3 चैप्टर लगभग हम आगे हैं। तुम देख लेना, जब पेस का जो पेपर आता है एग्जाम का, वहां से जो मुंबई से आता है, उसका शेड्यूल तुम्हारे पास होगा, भेजा हुआ होगा ग्रुप में सर ने, हमको याद नहीं है। 2-3 चैप्टर हम आगे चल रहे हैं पेस के शेड्यूल से। तो शेड्यूल से हम 2-3 चैप्टर आगे हैं, तो क्यों हम इतना फास्ट भागे? और ऑफलाइन शुरू होगी तो डेली पढ़ना ही है, तब हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क का इशू है, बच्चे एब्सेंट हैं, ये है वो है, तो भागा भागी क्यों करें हम? इसलिए हम भागा भागी नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क का इशू होता है, कहीं किसी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ऑनलाइन वालों में अपनी स्पीड वही रखते हैं कांस्टेंट। बोलो। सर 12 की कितने चैप्टर रहेंगे सर बॉटनी के? अब वैसे देखना पड़ेगा, याद नहीं है हमको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा नंबर ऑफ चैप्टर कितने कितने हैं, लेकिन 12th का सिलेबस बहुत छोटा है। एनसीईआरटी बुक में जो 12th का सिलेबस दिया है, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड में 12th का ही चल रहा है सिलेबस। महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 12th का सिलेबस चल रहा है, सब फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ 12th में है आपके महाराष्ट्र बोर्ड में। हाँ सर। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से 12th ही चल रहा है आपका। हाँ, ये सब 12th चल रहा है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना इसको, थ्योरेटिकली पॉइंट पे भी पढ़ना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम आपका हर बार कैंसिल नहीं होगा। इस बार हो गया तो आपके टाइम पे नहीं होगा, आप लोग के टाइम पे एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ इसलिए रेडी रहना अच्छे से। तो आप लोग रेडी रहना। ये 12th का सिलेबस चालू हो गया आपका। और एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से 11th का। इसके बाद 12th ही स्टार्ट होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से 11th का लास्ट चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से 11th पूरी खत्म हो जाएगी चैप्टर के साथ साथ। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों। रिवीजन करके रखना। हाँ, रिवीजन करके रखना, जितना पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करते रहा करो। ठीक है, बाय बाय। गेले